दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में नाटो से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण अपडेट को डिस्कस करेंगे और उसको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, एग्जाम के नजरिए से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों नजरिए से इसको डिस्कस करेंगे। होलिस्टिक वे में इस पर चर्चा करेंगे। अभी अपडेट क्या आया? तो अपडेट ये आया कि हंगरी के पार्लियामेंट ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और उस रेजोल्यूशन के जरिए स्वीडन की जो सदस्यता थी नाटो में लेकर, वो एक तरह से क्लियर हो गया। अब स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य इजिली बन सकता है, क्योंकि हंगरी ही अंतिम तौर पर देखा जाए तो हंगरी ही उसमें बाधा बन रहा था। अभी पिछले साल 2022 में क्या हुआ कि जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो में सदस्यता के लिए एप्लीकेशन दिया। तो फिनलैंड का जो एप्लीकेशन था वो तो एक्सेप्ट कर लिया सभी देशों ने, लेकिन स्वीडन की एप्लीकेशन को रोक दिया गया था। तुर्की और हंगरी जैसे दो देश थे जिन्होंने विरोध किया स्वीडन की सदस्यता को लेकर। लेकिन इसी साल 2024 के जनवरी के लास्ट एंड में देखा जाए तो तुर्की ने भी रेजोल्यूशन पास करके स्वीडन की सदस्यता को मंजूरी दे दिया। और अभी 2-3 दिन पहले का ही न्यूज है, हंगरी ने भी इसको अलाउ कर दिया और मतलब अपनी मंजूरी दे दिया है और पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास करके स्वीडन की सदस्यता को एक्सेप्ट किया है। तो अब केवल फॉर्मेलिटी बचा हुआ है कि अब उसको सदस्यता, अब देखा जाए तो 32वां सदस्य स्वीडन नाटो का बनने जा रहा है। तो इसी चीज को देखेंगे कि एक्चुअली में इशू क्या था, क्यों विरोध भी हुआ, क्यों एक तरह से सदस्यता के लिए एप्लीकेशन हुआ है, और रशिया के साथ इसका क्या कॉन्ट्रास्ट है, क्या एंगल दिख रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। फिर भारत को भी उस जो नाटो के जो मेंबर्स थे वो डिमांड कर रहे थे कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन भारत ने विरोध कर दिया। तो उस एंगल से भी देखेंगे कि भारत ने क्यों विरोध किया, भारत क्यों नहीं शामिल हो रहा है, सबको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो वीडियो को शेयर करें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, नाटो के इतिहास को देख लेते हैं, नाटो एक्चुअली में है क्या, उसके बैकग्राउंड को समझ लेते हैं, क्योंकि जब तक बैकग्राउंड क्लियर नहीं होगा तब तक आगे का अपडेट क्लियर नहीं होगा। तो नाटो क्या है उसको डिस्कस करना है। देखिए, नाटो को अगर हम हिंदी में देखें, ये है नाटो। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देख रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में क्या है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन इसको बोला जाता है। और ये एक्चुअली में क्या है, तो ये यूएसए के नेतृत्व में, यूएसए के लीडरशिप में लगभग 31 देशों का एक संगठन है, देशों का संगठन है। नाटो क्या है, तो यूएसए के नेतृत्व में लगभग 31 देशों का ये एक संगठन है। और इस संगठन का उद्देश्य क्या है, तो संगठन का उद्देश्य है कि आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देना, आपसी सुरक्षा को बढ़ावा देना, सैन्य सहयोग को मजबूत करना। समझ रहे हैं, सैन्य सहयोग को मजबूत करना। तो अगर कोई पूछे नाटो क्या है, तो बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, सिंपल सा इसका परिभाषा परिभाषा क्या है कि नाटो यूएसए के नेतृत्व में लगभग 31 देशों का संगठन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि आपसी सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देकर अपने कंट्री की सुरक्षा की जा सके और अपने देशों की ताकत में वृद्धि किया जा सके। मूल उद्देश्य इसका यही है। और इसमें एक तरह से रेजुलेशन है, जो नाटो ट्रीटी है उसका जो चार्टर है, उसके अनुच्छेद 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि नाटो के किसी भी मेंबर में, नाटो में अभी 31 मेंबर है, तो 31 मेंबर में से किसी भी मेंबर पर अगर कोई देश अटैक कर रहा है, तो वो उस देश पर अटैक नहीं है, बल्कि 31 सभी मेंबर पर अटैक है। और सभी मेंबर मिल के उस देश को डिफेंड करेगा, उस देश को बचाव करेगा जिस पर अटैक हुआ है। इसीलिए ये बेनिफिशियल हो जाता है, इसीलिए सभी देश चाहता है कि नाटो की मेंबरशिप लिया जाए, क्योंकि नाटो की सदस्यता बनते ही उसको सभी देशों का सहयोग मिल जाता है। और नाटो के किसी भी देश पर अगर कोई देश दूसरा देश अटैक कर रहा है, तो सभी देश मिल के उस जो अटैक कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो इस तरह से चीजें होता है। तो नाटो का शॉर्ट डेफिनेशन यही है। नाटो का अब थोड़ा सा हम इतिहास को समझते हैं, क्योंकि जब तक इतिहास नहीं समझेंगे, वर्तमान जो कॉन्टेक्स्ट है उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि अभी एक्चुअली में इशू क्या है। देखिए, नाटो का इतिहास, नाटो का इतिहास समझने से पहले आपको थोड़ा अमेरिका के इतिहास को भी समझना होगा। आपको पता है कि 1776 में अमेरिका क्या हुआ, आजाद हुआ। 1776 में अमेरिका यूएसए को आजादी मिली।
और यूएसए को जैसी आजादी मिली तो यूएसए क्या हुआ, आजाद होने के साथ ही पूंजीवादी राष्ट्र के रूप में सामने आता है, कैपिटलिस्ट कंट्री के रूप में सामने आता है, और पूंजीवादी विचारधारा पूरे विश्व में फैल जाता है। पूंजीवादी पूंजीवादी विचारधारा फैल जाता है पूरे विश्व में। और पूंजीवादी विचारधारा एक्चुअली में है क्या, तो पूंजीवादी विचारधारा के तहत ये माना जाता है कि इसमें अर्थव्यवस्था में बाजार को पूरा फ्रीडम रहता है, बाजार की शक्तियां ही वस्तुओं के आदान प्रदान को रेगुलेट करता है। यानी सरकार जो है, सरकार का जो प्रतिबंध है वो काफी कम होता है, फ्रीडम बहुत होता है, सरकार का प्रतिबंध बहुत कम होता है, और बाजार का जो फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी बाजार को फ्रीडम होता है कि कैसे मार्केट में वस्तुओं का आदान प्रदान होगा, सरकार का प्रतिबंध बहुत कम होता है। इसलिए व्यापारिक दृष्टिकोण से देखें तो पूंजीवादी विचारधारा काफी एग्जिस्ट करता है, काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जब यूएसए आजाद हुआ तो पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का लहर हो गया, और पूरा यूरोप, यूके, फ्रांस, जर्मनी सब में पूंजीवादी विचारधारा का फैलाव हुआ, और मार्केट फोर्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है। वहां पर बिजनेस को बढ़ावा मिला, इकोनॉमी को बढ़ावा मिला, वस्तु के आदान प्रदान को मिला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिला, इसी विचारधारा की वजह से। तो इस तरह से ये फैल रहा है। फिर हम पहुंच जाते हैं 1917 में, और 1917 में आपको पता है रूस आजाद हो जाता है। रूस को आज़ादी मिलती है 1917 में, और जब 1917 में रूस आजाद होता है, रूस को जब आज़ादी मिलता है तो रूस के आज़ादी के साथ ही पूरे विश्व में साम्यवाद विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। ये साम्यवाद विचारधारा होता है, उसको बढ़ावा मिलता है। साम्यवाद को क्या बोलते हैं, कम्युनिज्म बोलते हैं इसको, इंग्लिश में कम्युनिज्म बोला जाता है। ठीक है, साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। और साम्यवादी विचारधारा क्या है, तो साम्यवादी विचारधारा को अगर आप देखेंगे तो साम्यवादी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा से ठीक उल्टा है। पूंजीवादी विचारधारा में क्या था कि बाजार को पूरा फ्रीडम था, लेकिन ऐसे बाजार को पूरा फ्रीडम नहीं होता है। इसमें सरकार का जो प्रतिबंध होता है वो बहुत ज्यादा होता है। यानी सरकार ही डिसाइड करेगी कि मार्केट में कैसे वस्तुओं का आदान प्रदान होगा। वहां पर निजी संपत्ति एग्जिस्ट नहीं करता, जो बिजनेस वगैरह होता है एक लिमिट तक ज्यादा से पैसा वगैरह सब नहीं रख सकता है जो बिजनेसमैन सब है। तो इसमें सरकार का बहुत ज्यादा हस्तक्षेप होता है। और सरकार क्यों हस्तक्षेप करता है, ताकि सभी व्यक्तियों को न्याय मिल सके, ताकि सभी व्यक्तियों को संसाधन मिल सके, और इसीलिए इसको समाजवादी विचारधारा भी बोला जाता है। समाजवादी विचारधारा भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो ये विचारधारा हुआ। तब देख रहा है यूएसए के जब आजाद हुआ तो यूएसए की आजादी के साथ पूरे विश्व में पूंजीवादी विचारधारा का एग्जिस्टेंस हुआ। जब 1917 में रशिया आजाद हुआ तो साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा मिला। तब पूरा विश्व दो विचारधाराओं में बढ़ता जा रहा है, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी। आगे क्या होता है, रशिया के आजाद होने के साथ ही आपको पता है 1918 में प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में हिटलर का उदय होता है। और हिटलर के नेतृत्व में यानी जर्मनी का उदय होता है, और जर्मनी बहुत तेजी से साम्राज्यवादी विस्तार को करता है, और जर्मनी पूरे विश्व में एक तरह से तहलका मचा देता है। जर्मनी पर फ्रांस पर अटैक कर देता है, इंग्लैंड पे, यूके पे अटैक कर देता है। जितने भी यूरोपियन कंट्री है सभी के साथ उसके सीमा विवाद आने शुरू हो जाते हैं, और अपना वो विस्तार करने लगता है। इससे क्या होता है, अमेरिका और रशिया बहुत टेंशन में आ जाता है। तो अमेरिका रशिया मिल के प्रयास करता है कि हिटलर के उदय को किसी तरह रोका जाए। तो जब हिटलर के उदय की, देखिए अभी क्या हुआ कि जब रशिया आजाद हुआ तो पूंजीवादी विचारधारा के विरोध में साम्यवादी विचारधारा का उदय हुआ, तो पूरा विश्व दो धड़ों में बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसी बीच हिटलर का उदय हो जाता है। तो अब दोनों देश कोशिश करता है कि अपने विचारधारा को थोड़ा सा इग्नोर करने लगता है, और रशिया जो हिटलर का उदय है उसकी मूल प्राथमिकता हो जाता है कि हिटलर के उदय को किसी तरह रोका जाए। जर्मनी को रोका जाए, नहीं तो पूरी इसी तरह प्रसार कर लेगा तो सभी कंट्री को वो नेस्तानुबूत कर सकता है, मतलब उसको बर्बाद कर सकता है। तो दोनों मिलके कोशिश किया हिटलर को रोकने का। और आपको पता है 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलता है, द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। और द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, यूएसए रशिया एक ही गुट में शामिल होकर जर्मनी को रोकने का प्रयास करता है, यानी हिटलर को रोकने का प्रयास करता है, और जर्मनी के गुट में ही जापान शामिल होता है। तो 1945 में क्या होता है, यूएसए
एटम बम हिरोशिमा नागासाकी, जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम का प्रयोग करता है और वहां पर बहुत मतलब बोला जाए तो काफी लार्ज स्केल पर वहां पर तहस नहस होता है, काफी लोगों का नुकसान होता है, काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है, पूरा जनरेशन वहां बर्बाद हो जाता है। तो रसिया बहुत सरप्राइज हो जाता है। रशिया के साथ तो यूएसए की वैचारिक लड़ाई है, लेकिन एक ही गुट में शामिल था ताकि हिटलर के उदय को रोका जाए। लेकिन जब अमेरिका एटम बम का प्रयोग करता है जापान पर, तो रशिया को आश्चर्य लगता है कि एक ही गुट में रहने के बाद यूएसए ने कभी इस बात को शेयर नहीं किया कि हम एटम बम बना रहे हैं। यानी चुपके चुपके वो एटम बम बना लिया और अभी जापान पर अटैक कर दिया। कल हो सकता है हमारे साथ वैचारिक लड़ाई है, कल हम पर भी अटैक कर दे। तो रशिया काफी भयभीत हो गया। और इसके बाद क्या हुआ? तो इसके बाद दोनों देश लगभग 1945 दो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों देश, जो यूएसए है और जो रशिया है, दोनों देशों के बीच संबंध काफी खराब हो जाते हैं। और यूएसए कोशिश करने लगता है कि ज्यादा से ज्यादा अपने विचारधाराओं को फैलाए और अपने गुट में देशों को ज्यादा से ज्यादा देशों को शामिल करे, ताकि उसका गुटबंदी बढ़ता जाए। उधर से रशिया भी कोशिश करता है कि हम अपने विचारधारा के अनुकूल, जो हमारे विचारधारा का फैलाव जो मान रहे हैं देश, उसको शामिल करके एक गुटवादी किया जाए और अमेरिका को काउंटर किया जाए। तो इसी बीच शीत युद्ध, जो ये परिस्थिति बनता है, इसको बोलते हैं शीत युद्ध। मतलब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और रशिया के बीच शीत युद्ध का दौर शुरू शुरू हो जाता है। शीत युद्ध किसको बोलते हैं? एक ऐसा युद्ध जिसमें प्रत्यक्ष तौर पर युद्ध नहीं होता, प्रत्यक्ष तौर पर बम्बारिंग नहीं होता, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बहुत तनावपूर्ण स्थिति में आ जाता है। और स्थिति ऐसा बन जाता है कि कभी भी युद्ध हो सकता है। यानी युद्ध की पहली वाली जो स्थिति है उसको शीत युद्ध बोला जाता है। और वही दौर था। यूएसए की तरफ से बयान होता था, रशिया की तरफ से बयानबाजी होता था, और परिस्थिति ऐसा बन जाता था कि कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अभी होता रहता है। कब भारत की तरफ से कोई बयान दिया गया तो पाकिस्तान की तरफ से भी कोई बयान आ जाता है। तो बोल सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच भी शीत युद्ध का एक तरह से परिस्थिति दिखाई पड़ता है, सेम उसी तरह से। तो 1949 में यूएसए क्या करता है? अपने गुट को बढ़ाने के लिए एक संगठन बनाता है। 1949 में यूएसए अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है, संगठन बनाता है और फॉर्म करता है नाटो, जिसको अभी समझे थे, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाता है। और इस ग्रुप को काउंटर करने के लिए रशिया अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाता है और उसको बोलते हैं वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट मतलब अब पूरा विश्व दो गुट में बट गया। एक नाटो, नाटो के साथ यूएसए के साथ जो देश है वो नाटो के साथ जुड़ गए, नाटो अलाई कंट्री हो गए। और एक जो रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, रशिया के साथ है, वो वार्सा पैक्ट के तहत जुड़ गया, वार्सा पैक्ट जैसे ग्रुप में शामिल हो गया। पूरा विश्व उस टाइम दो ग्रुप में बढ़ जाता है, एक रशिया के ग्रुप में और एक यूएसए के ग्रुप में, और काफी तनावपूर्ण स्थिति हो जाता है और नाटो की स्थापना हो जाती है। तो इसी तरह स्थिति बढ़ता रहता है। अब दोनों देश क्या करता है, कोशिश करता है, दोनों गुट कोशिश करता रहता है कि ज्यादा से ज्यादा मिलिट्री पावर को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा अंतरिक्ष में बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा सैनिक संगठन को बढ़ावा दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा आर्म्स एनिमेशन को बढ़ावा दिया जाए। तो सभी देशों का ध्यान विकास जो परियोजना है वहां से हट जाता है, आर्म्स एनिमेशन की इकट्ठा पर ही लग जाता है। और धीरे धीरे रशिया की स्थिति, यूएसए की स्थिति तो मजबूत रहता है क्योंकि वो पूंजीवादी के तहत व्यापार वगैरह से काफी ग्रो करता है। लेकिन रशिया का जो इकोनॉमी है वहां पर काफी सरकार का कंट्रोल होता है, तो बिजनेस वगैरह बहुत तेजी से ग्रो नहीं करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि 1991 में जो रशिया जो ग्रुप बनाता है, अब देखिए रशिया जो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप बनाता है, तो वो बनता है यूएसएसआर। यूएसएसआर का मतलब क्या है? यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। मतलब रशिया के नेतृत्व में जो ग्रुप बना, उसमें शामिल जितने देश हैं सबको यूएसएसआर बना है। लेकिन 1991 में स्थिति 1991 तक आते आते स्थिति रशिया की बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह बहुत चरमरा जाता है, क्योंकि वहां पे मिलिट्री वगैरह आर्म्स एनिमिनेशन हथियार सब पे बहुत खर्च कर देता है रशिया यूएसए को काउंटर करने के लिए। लेकिन बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करता। 1991 में यूएसएसआर 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। ये क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है। और इसके साथ ही यूएसएसआर के डिजोल्व होने के साथ ही वार्सा पैक्ट जो गुटबाजी बना था, जो गठबंधन बना था, वो भी खत्म हो जाता है, वो भी डिजोल्व हो जाता है। अब कायदे से देखा जाए तो जब 1991 में रशिया डिजोल्व हुआ, मतलब यूएसएसआर का जब डिजोल्व हुआ, विघटन हुआ, तो नाटो का भी विघटन हो जाना चाहिए था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या होता है, रशिया यूएसएसआर के विघटन होने के बाद वार्सा पैक्ट जो गठबंधन बना था वो तो विघटित हो जाता है,
लेकिन यूएसए नाटो का गठबंधन जो बना हुआ था उसको विघटित नहीं करता है। नाटो का एक तरह से फैलाव वो जारी रखता है। नाटो में विभिन्न देशों को शामिल करना चाहता है और करने करने का प्रयास भी लगातार जारी रखता है। मुख्य कारण क्या, कि वो मुख्य कारण उसका वही है कि रशिया अभी कमजोर हुआ है, हो सकता है बाद में मजबूत हो जाए, तो हम फिर से रशिया को काउंटर करें। एक तो ये रीजन था, और दूसरा ये था कि नाटो गठबंधन के माध्यम से यूएसए पूरे विश्व को कंट्रोल करना चाहता है, अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है उसी गठबंधन की वजह से। इसीलिए वो लगातार फैलाव करता है, और उसी कड़ी में अभी जो अपडेट आया है कि नाटो में ही वो चाहता है कि स्वीडन को शामिल किया जाए, और स्वीडन ने जो सदस्यता दिया था वो भी एक तरह से, अब जो भी विरोध था हंगरी की तरफ से वो भी खत्म हो गया, तो अब ये 32वां देश शामिल हो जाएगा। ठीक है। चलो। हाँ, तो देखिए ये जितना भी ब्लैक में दिख रहा है, ये सब क्या है, नाटो कंट्री है, नाटो देश है उसमें, और अभी नाटो में लगभग लगभग 31 कंट्री है, और जब स्वीडन शामिल हो जाएगा तो वो 32वां देश बन जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से है। देखिए ये है आपका रशिया, और यहाँ पर है आपका यूएसए। यूएसए, इधर कनाडा, इधर देखा जाए तो ये कंट्री है, और ये कंट्री, इधर से 2 कंट्री है। बाकी नाटो में शामिल होने वाले ज्यादातर कंट्री क्या है, यूरोप के है। समझ रहे, टोटल 31 देश है। अब देख रहे हैं रशिया यहाँ पर है, और रशिया के पड़ोसी देश तो 200 देशों को अमेरिका नाटो में शामिल कराना चाह रहा है। अब कोई भी देश तो नहीं चाहेगा ना कि उसका पड़ोसी देश एक ऐसे गुट में जाके शामिल हो जाए जो उसका दुश्मन है, जिसके साथ उसके संबंध अच्छे नहीं है। अगर वैसे गुट में शामिल हो जाएगा तो रशिया को क्या लगता है कि अगर ये नाटो का फैलाव यहाँ तक हो गया तो इस हमारे बॉर्डर तक यूएसए का दबदबा स्थापित हो जाएगा, और कल होके वो हम पर दबाव भी डाल सकता है, हमारे खिलाफ एक्टिविटी को भी बढ़ावा दे सकता है। इसी वजह से वो काफी भयभीत रहता है, और इसी वजह से वो प्रोएक्टिव मेजर लेना चाहता है। और अभी जब वो यूक्रेन पर अटैक किया था, तो देख रहे हैं ये यूक्रेन है और ये है रशिया। ठीक है, तो रशिया का पड़ोसी देश है यूक्रेन, और यूक्रेन के साथ रशिया का संबंध उतना अच्छा रहता नहीं है। लेकिन जब यूएसएसआर बना था तो उस समय यूक्रेन रशिया का ही पार्ट था, लेकिन जब उसका विघटन हो जाता है तो सभी देश मुक्त हो जाता है। तो यूक्रेन हमेशा कोशिश में रहता है कि वो रशिया के साथ जो उसके संबंध बिगड़े हुए हैं तो वो नाटो में शामिल हो जाए, ताकि रशिया के साथ जो एक तरह से रशिया जो उस पर दबाव डालता है उसको काउंटर कर सके। लेकिन जैसे ही रशिया को लगा कि यूक्रेन नाटो में शामिल ही होने वाला है, तो उससे पहले ही रशिया यूक्रेन पर अटैक कर देता है। और इसी भयभीत में स्वीडन और फिनलैंड जैसे देश भी, क्योंकि वो भी रशिया का पड़ोसी देश है, तो वो भी प्रयास करता है कि कहीं रशिया हम पर ना अटैक कर दे, इससे पहले हम नाटो में शामिल हो जाए। और रशिया का भी एक तरह से जो डिमांड है वो भी वाजिब है कि उसका जो पड़ोसी देश है, अगर पड़ोसी देश सभी पड़ोसी देश नाटो में शामिल हो जाएगा तो इस देशों के हिसाब से यूएसए क्या आ जाएगा, उसके बॉर्डर पर आ जाएगा, यूएसए का एक तरह से दबदबा उसके बॉर्डर पर स्थापित हो जाएगा। तो कल होकर वो रशिया के लिए बहुत मुश्किल खड़ा कर सकता है, तो इसीलिए वो विरोध करता है। ठीक है। हम्म, इसीलिए एक तरह से देखा जाए तो ये विरोध के जो स्वर उठते हैं, इसी मेन मुद्दा यही है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जो इतने सारे कंट्री है वो नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है, नाटो की सदस्यता के लिए क्यों उतना मारामारी करता है, उसके कुछ कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण तो यही है, सबसे पहला कारण है सुरक्षा। अगर आप नाटो में शामिल, अगर कोई देश नाटो में शामिल हो जाता है तो नाटो में शामिल होते ही उस देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी नाटो को चला जाता है। नाटो जैसे संगठन को, जिम्मेदारी संगठन को चला जाता है। और नाटो का जो एक तरह से ट्रीटी है उसके चार्टर 5 में अनुच्छेद 5 में स्पष्ट उल्लेख है कि नाटो के जितने भी सदस्य है, जितने भी सदस्य देश है, अगर आप नाटो के जितने भी सदस्य देश किसी एक पर भी अटैक कर रहे हैं, तो आप किसी उस एक देश पर अटैक नहीं कर रहे हैं, माना जाएगा कि आप नाटो के संगठन पर अटैक किए हैं। और नाटो में जितने देश शामिल है सभी देश मिल के आपके अटैक को डिफेंड करेगा, उस देश को डिफेंड करेगा, और उस देश पर जिसने अटैक किया है उस पर भी अटैक करके उसको काउंटर करने का प्रयास करेगा। तो नाटो के चार्टर में इसीलिए सारा देश कोशिश करता है कि नाटो के संगठन में शामिल हो जाए, ताकि जब जब भी कोई भी देश हम पर अटैक करे तो नाटो नाटो उसका मुंह तोड़ जवाब दे। ठीक है। दूसरा है कि आपसी सहयोग को भी बढ़ावा मिलता है। अब चूंकि नाटो में 31 देश शामिल है, तो कोई देश उसमें शामिल होगा तो नाटो में जितने भी देश है सभी के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे, तो संबंध भी अच्छे होते होंगे। सहयोग बढ़ने के साथ साथ व्यापार भी बढ़ता है। सभी देश मिलकर आपस में व्यापार करेंगे तो व्यापारिक सहयोग भी बढ़ता है, सुरक्षा बढ़ता है, आपसी सहयोग बढ़ता है। मूलतः यही 3 कारण है जिसकी वजह से कोई भी देश चाहता है कि नाटो के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो जाए, क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सुरक्षा कवच को प्रोवाइड कर रहा है, सुरक्षा कवच मिल रहा है उससे। ठीक है। हम्म,
तो ये तो थोड़ा सा नाटो का एक तरह से हमने बैकग्राउंड, थोड़ा सा इतिहास और नाटो की भूमिका को समझा। अब हम थोड़ा सा अपने वर्तमान में जो अपडेट है, जो लेटेस्ट अपडेट है, उसको डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि 2022 में रशिया ने क्या किया था? 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया था। ठीक है, देखिए अटैक क्यों किया था, उसके पक्ष को समझिए। देखिए ये है आपका रशिया और ये है यूक्रेन। तो रशिया और यूक्रेन क्या है? पड़ोसी देश है, मतलब बॉर्डर लग रहा है दोनों के बीच में, ये बॉर्डर लग रहा है यहाँ तक। अब यूक्रेन क्या कोशिश कर रहा था? रशिया के साथ यूक्रेन के संबंध उतने अच्छे हैं नहीं, और यूक्रेन को लगता है कि रशिया चूंकि बहुत बड़ा देश है, तो रशिया से हम सामना नहीं कर सकते, रशिया के साथ युद्ध भी नहीं लड़ सकते, और रशिया को किसी तरह समझा भी नहीं सकते, क्योंकि रशिया बहुत लार्ज कंट्री है, सैनिक पावर बहुत ज्यादा, अर्थव्यवस्था भी इसका बहुत ज्यादा है। तो यूक्रेन कोशिश किया कि वो यूएसए के नेतृत्व में नाटो में शामिल हो जाए, और नाटो में शामिल होते ही वो अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाएगा तो यूक्रेन को क्या हो जाएगा? नाटो का सुरक्षा कवच मिल जाएगा। तो सुरक्षा कवच मिल जाएगा तो फिर वो रशिया के साथ सामना कर सकता है, रशिया से समझौता भी कर सकता है, कोई वाद विवाद भी होगा तो उसको सुलझा सकता है, क्योंकि यूक्रेन को फिर नाटो का सहयोग मिलेगा। लेकिन जैसे ही रशिया को पता चलता है यूक्रेन नाटो में शामिल होने वाला है, तो रशिया तुरंत यूक्रेन पर अटैक कर देता है, और अटैक करने के साथ ही वो दोनों आपस में युद्धरत हो जाता है। लेकिन इस स्थिति को फिनलैंड और स्वीडन जैसे देश इसको भांप रहे होते हैं, और उसको लगता है कि रशिया ने अभी यूक्रेन पर अटैक किया है, कल होके हो सकता है मुझ पर भी अटैक कर दे, मुझ पर भी अटैक कर सकता है। क्योंकि रशिया के जितने भी पड़ोसी देश है, रशिया इतना मजबूत नहीं है, क्योंकि रशिया बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा महाशक्ति के रूप में माना जाता है, और ये सब देश बहुत छोटे छोटे देश है, उतना शक्ति नहीं है। तो इस देश ने तो यूक्रेन पर अटैक ही कर दिया। तो स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने 2022 में ही, जब ये यूक्रेन पर अटैक हुआ, तो दोनों ने 2022 में ही नाटो में एप्लीकेशन दिया सदस्यता को लेकर। ठीक है, लेकिन फिनलैंड फिनलैंड ने जो अप्लाई किया था, तो फिनलैंड की सदस्यता तो उस टाइम एक्सेप्ट हो जाता है, सभी देशों ने सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया कि ठीक है, फिनलैंड को सदस्य बनाया जाता है, और उसको 31वां सदस्यता बनाया गया, या सदस्यता का दर्जा दिया गया। लेकिन जो स्वीडन है, स्वीडन की सदस्यता को दो देशों ने विरोध किया। कौन विरोध किया? तो एक तो हंगरी ने विरोध किया, और एक ने तुर्की। तुर्की और हंगरी जैसे दो कंट्री ने स्वीडन की सदस्यता को नाटो में विरोध किया। विरोध करने के कुछ कारण को हम डिस्कस करेंगे ही, क्यों विरोध किया, लेकिन दोनों कंट्री ने विरोध किया था, और इसी वजह से स्वीडन की सदस्यता एक तरह से वहां पर एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, वहां पर रुक गया था। ठीक है, तो उसी को लेकर अपडेट आया। देख रहे नाटो मेंबरशिप टू स्वीडन एंड फिनलैंड। फिनलैंड को तो मिल गया, लेकिन स्वीडन को अभी होल्ड पे रखा गया है, क्योंकि तुर्की और हंगरी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, देख रहे हैं, ये जितने भी कलरफुल में है सब ये नाटो कंट्री है, और ये है आपका रशिया। अब देखिए रशिया के साथ ये बॉर्डर है, एक तरह से ये बॉर्डर है, और रशिया के बॉर्डर में जितने भी कंट्री है सभी नाटो का मेंबर बन चुका है। और जब पूरा नाटो का मेंबर रशिया के बॉर्डर पे आके बैठ जाएगा, सभी सदस्य देश नाटो का मेंबरशिप ले लेगा, तो रशिया यूएसए के साथ कैसे फाइट करेगा? तब तो रशिया को लगता है कि नाटो के जरिए यूएसए रशिया को घेर रहा है, उसको एक तरह से चारों तरफ से घेर रहा है, उस पर दबाव बनाना चाह रहा है। तो कल होकर रशिया के साथ, रशिया अमेरिका के साथ सामना कैसे करेगा? उसको हस्तक्षेप भी कर सकता है, उसके सीमा विवाद को भी एक तरह से हड़प सकता है, रशिया में प्रवेश भी कर सकता है, रशिया को नीचा भी एक तरह से कमजोर भी कर सकता है। तो रशिया को यही डर लगता है, और इसी चीज को डिफेंड करने के लिए रशिया प्रिवेंटिव मेजर लेके वो यूक्रेन पर अटैक कर देता है। अभी चूंकि यूक्रेन के साथ ही वो उलझा हुआ है, इसीलिए वो स्वीडन के साथ और जो फिनलैंड है उसको अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन भविष्य में कुछ भी हो सकता है अगर ज्यादा ये दोनों कुछ किया, तो रशिया फिनलैंड पर, स्वीडन पर भी अटैक, दोनों देशों पर भी अटैक कर सकता है। अब देखिए, अब फिर वही सवाल है कि स्वीडन रशिया का जो स्वीडन जो है नाटो की सदस्यता क्यों लेना चाहता है, उसको क्या लाभ मिलेगा? अब देखिए मैप समझिए, यह है स्वीडन और यह है रशिया। तो एक तरह से स्वीडन जो है रशिया का देखा जाए तो पड़ोस में ही है, और रशिया चूंकि बहुत बड़ा देश है, स्वीडन बहुत छोटा देश है। तो स्वीडन को लगता है कि अगर हम नाटो का सुरक्षा कवच ले लेंगे तो रशिया से हमको सुरक्षा प्रदान करेगा नाटो। ठीक है, तो पहला कारण यही है कि राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि नाटो के चार्टर में ही है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर आप अटैक कर रहे हैं, तो आप उस मेंबर पर अटैक नहीं कर रहे, बल्कि नाटो के सभी देशों पर अटैक माना जाएगा, और सभी देश मिल के जो देश अटैक किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसके खिलाफ युद्ध लड़ेगा। ठीक है, दूसरा है आपसी सहयोग तथा
व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उसमें 31 देश है और कोई देश शामिल हो रहा है तो सभी देशों के साथ उसके संबंध क्या हो गया, अच्छे होंगे। सभी देशों के साथ उसके व्यापार भी बढ़ावा मिलेगा। इससे क्या होगा, सैनिक शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा, यानी रक्षा साझेदारी को मजबूती मिलेगा। बोलता यही 3-4 कारण है जिसकी वजह से स्वीडन जो है नाटो में शामिल होना चाहता है। सबसे पहला कारण तो यही है कि रशिया से उसको सुरक्षा प्रदान मिलेगा। फिर दूसरा यही कि नाटो के सदस्य देशों के साथ उसकी आपसी व्यापार बढ़ावा मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सैन्य शक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा। तो इन्हीं कारणों की वजह से स्वीडन ने नाटो में अप्लाई किया था। ठीक है। हम्म। अब चूंकि जब अप्लाई किया था तो तुर्की ने विरोध किया था, और तुर्की ने विरोध किया था, उसके कुछ कारण थे। लेकिन अभी इसी साल जनवरी 2024 के लास्ट मंथ में देखा जाए तो उसने तुर्की ने भी रेजोल्यूशन पास करके संसद से एक्सेप्ट कर लिया और बोला कि चलो स्वीडन को नाटो की सदस्यता दे दिया जाए। मतलब अपना हामी भर दिया, सहमति दे दिया। और हंगरी पर डाउट था तो हंगरी ने भी अभी 2-3 दिन में उसको भी पास कर दिया रेजोल्यूशन की ठीक है हम भी सपोर्ट कर देते हैं। तो अब स्वीडन अंतिम तौर पर पूरी तरह से तैयार हो गया है 32वां सदस्य बनने के लिए नाटो का। देखिए, तो हम समझते हैं कि तुर्की तथा हंगरी ने इसकी सदस्यता क्यों विरोध किया और सपोर्ट क्यों किया। अभी तुर्की के नजरिए से देखते हैं। देखिए, तुर्की ने विरोध किया तो उसके कुछ कारण थे। विरोध के कारण देखेंगे। देखिए, तुर्की पता आपको इस्लामिक कंट्री है, तो इस्लामिक कंट्री होने के कारण तुर्की में वहां पर कुरान की बहुत रिस्पेक्ट है। तो स्वीडन में क्या हुआ, कुछ 2-3 साल पहले स्वीडन में कुरान को वहां पर एक जो प्रतिलिपि है उसको जला दिया गया। तो जब जला दिया गया तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी इस्लामिक स्टेट है सभी ने विरोध किया और स्वीडन की सरकार से अपील किया कि आप कार्रवाई करें। लेकिन स्वीडन ने कार्रवाई नहीं किया और बोला कि ये जो जलाया है, जो लोग इसको जलाया है वो उसके फ्रीडम ऑफ चॉइस यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने की आजादी में अंतर्गत आता है और हम इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तुर्की नाराज हो गया था कि चूंकि कुरान को जलाया और आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे और ऊपर से आप बोल रहे हैं कि ये फ्रीडम ऑफ चॉइस का पार्ट है, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए तुर्की के साथ उसके संबंध खराब हो गए थे। तो पहले तो वही कुरान वाला इंसिडेंट की वजह से खराब हो गया था। दूसरा ये है कि तुर्की का एक आतंकी संगठन है पीकेके। दूसरा रीजन है पीके की एक संगठन है, और ये संगठन क्या है, तो संगठन को बोलते हैं कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है। ये कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी ये आतंकी संगठन है और ये लगातार तुर्की में प्रयास करता रहता है कि जो कुर्द वाला रीजन है उसकी आजादी को लेकर ये लड़ाई लड़ता रहता है, तुर्की सरकार के खिलाफ अटैक वगैरह भी करता रहता है। तो ये आतंकी संगठन क्या करता है, अटैक करने के बाद कभी कभी स्वीडन में छिप जाता है। स्वीडन की तरफ से उसको हथियार वगैरह भी वहां पर बहुत तरह से एक्टिव है। तो कुर्दिस्तान फोर्स जो पार्टी है जो कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जो लड़ाके लोग हैं वो काफी एक्टिव है स्वीडन में। तो तुर्की का ये डिमांड रहा है कि आप स्वीडन सरकार से कि आप वहां पर कार्रवाई करिए, लेकिन स्वीडन कार्रवाई नहीं किया। तो इस वजह से भी तुर्किस्तान जो तुर्की है वो नाराज हो गया। तो इन्हीं 2 कारणों की वजह से वो नाटो में स्वीडन की सदस्यता का विरोध किया। लेकिन अभी सपोर्ट कर रहा है। सपोर्ट क्यों कर रहा है, तो सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि जो ये पीकी की संगठन है उस पर तुर्की के जो अपील के बाद उसने स्वीडन ने कार्रवाई किया है और इसकी हथियार वगैरह जो सप्लाई वगैरह होते थे सबको रोक दिया है। दूसरा रीजन इसलिए है सपोर्ट करने का, दूसरा रीजन ये है कि स्वीडन ने बोला है कि तुर्की का एक तरह से डिमांड है कि वो यूरोपीय यूनियन जो एक संगठन यूरोपियन कंट्री का उसकी सदस्यता तुर्की चाहता है। तो स्वीडन ने बोला कि हम आपकी सदस्यता का समर्थन करेंगे। तो मूलतः इन्हीं 2 कारणों की वजह से तुर्की ने फिर सपोर्ट कर दिया और तुर्की सपोर्ट पिछले साल मतलब इसी साल जनवरी में सपोर्ट किया है, रेजोल्यूशन भी पास कर दिया है। तो तुर्की की तरफ से कोई विरोध नहीं है अब। दूसरा है हंगरी की तरफ से देखा जाए, तो देखिए हंगरी ने क्यों विरोध किया था और क्यों सपोर्ट कर रहा है उसका कारण देखिए। हंगरी विरोध किया था तो मूलतः उसके ज्यादा कारण नहीं थे। सबसे पहला कारण तो यही थे कि हंगरी का जो संबंध है रशिया के साथ काफी मैत्रीपूर्ण है। तो रशिया का इन्फ्लुएंस है हंगरी पर। तो रशिया ने इन्फ्लुएंस करते हुए हंगरी को एक तरह से राजी कर लिया कि तुम स्वीडन के सदस्यता का विरोध करो। तो क्या है, रूस के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध है। तो रूस ने बोला था तुम हंगरी को कि तुम स्वीडन का सदस्यता का विरोध करो, इस वजह से विरोध किया। और दूसरा ये कारण है कि तुर्की हंगरी का आरोप है कि जो स्वीडन के जो राष्ट्रपति वहाँ प्रधानमंत्री है, जो वहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष है, वो लगातार लोकतंत्र के विरोध में, मानवाधिकार के विरोध में बयानबाजी कर रहे होते हैं। इसलिए हंगरी इस बात को पसंद नहीं करता है।
तो इस वजह से भी विरोध किया। लेकिन अभी क्यों सपोर्ट किया? तो अभी सपोर्ट करने का कारण है, सपोर्ट इसलिए किया कि अभी हाल ही फिलहाल में जो स्वीडन के जो राष्ट्राध्यक्ष, स्वीडन के जो राष्ट्रपति वहाँ के, वो विजिट किया था हंगरी, और हंगरी में बैठ के लगातार बातचीत किया, और हंगरी के जो एक तरह से इश्यूज थे उसको एड्रेस करने का वादा किया है। तो इस वजह से ये राजी हो गया, इस तरह से ये सपोर्ट कर दिया, और अभी ये रेजोल्यूशन भी पास कर लिया अपने संसद से। तो जो अंतिम बाधा था हंगरी का वो बाधा भी खत्म हो गया। यानी अब स्वीडन पूरी तरह से तैयार हो गया है, औपचारिकता मात्र बचा हुआ है, और कभी भी वो एक तरह से नोटिफिकेशन जारी करके स्वीडन को 32वां राष्ट्र घोषित किया जा सकता है। ठीक है, तो मूलतः यही विवाद था। और अभी हुआ क्या कि जैसे ये नाटो की सदस्यता की बात सब चल ही रहा था तो उस टाइम यूएस की पैनल की तरफ से, जो कांग्रेस का पैनल था, उन्होंने डिमांड किया कि नाटो में भारत को भी शामिल किया जाए, क्योंकि भारत को अगर शामिल करेंगे तो हम चाइना के विस्तार को रोक सकते हैं। एशिया में और पूरे वर्ल्ड में चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर किया जा सकता है। लेकिन भारत ने इस अपील को खारिज कर दिया, भारत ने इस अपील को खारिज कर दिया। इंडिया रिजेक्ट्स बाइडेन्स नाटो ऑफर, सेज नॉट सुटेबल। भारत ने रिजेक्ट कर दिया, और भारत बोला कि जो नाटो का टेम्पलेट्स जो है, जो उसके प्रावधान है, वो भारत के अनुकूल नहीं है। यानी भारत उसमें फिट नहीं बैठता, भारत के प्रोविजन जो उसके है नाटो के, वो भारत के अनुकूल नहीं है, भारत के जो एक तरह से फिलोसफी है उसके विरोध में है। इसलिए भारत वो नाटो में शामिल नहीं हो सकता। नाटो प्लस बोला गया, नाटो प्लस में शामिल नहीं हो सकता। देखे ना, यूएस पैनल वांट्स इंडिया इन नाटो प्लस। नाटो प्लस क्या है? देखिए, आपको पता है, देखिए ये है अटलांटिक ओशन, और इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी अटलांटिक रीजन के नॉर्थ में, ऊपर क्या है? नॉर्थ। तो इसी के नॉर्थ में देख रहा है, ये यूनाइटेड स्टेट है, ये कनाडा है, और यहाँ पर जितने भी देश है ये सब शामिल है। यानी अटलांटिक ओशन के नॉर्थ में जितने देश है, वही देश तो शामिल है इस नाटो में, तो इसलिए तो इसको नाटो बोला गया। लेकिन कोई देश अटलांटिक ओशन के साउथ में है, इधर वाले देश, जैसे इंडिया हो गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, जैसे साउथ कोरिया हो गया, जैसे इजराइल हो गया जो अटलांटिक ओशन के साउथ में, अगर ये देश सब शामिल हो जाए तो उसको क्या बोला जाए? तो फिर उसको बोला गया नाटो प्लस, उसको बोला गया नाटो प्लस। देख रहे हैं, नाटो प्लस का मतलब क्या हो गया? तो इसमें जो नाटो कंट्री है वो तो रहेगा ही, प्लस में जो है, प्लस में अभी इसमें 5 कंट्री है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, ऑलरेडी उसमें जुड़ चुका है। दूसरा है न्यूजीलैंड, तीसरा है जापान, चौथा है साउथ कोरिया, और पांचवा है इजराइल। ये सभी शामिल हो चुका है, और नाटो प्लस ये कंट्री मिला के ही बोला जा रहा है इसको नाटो प्लस। ठीक है, और इसी ग्रुप में यूएसए ने रिक्वेस्ट किया था कि इसी ग्रुप में, नाटो प्लस में ही, इसी ग्रुप में एक और देश ऐड किया जाए, इंडिया को, इंडिया को भी शामिल कर दिया जाए। लेकिन इंडिया ने, भारत ने इसका विरोध कर दिया, बोला कि हम इंटरेस्ट नहीं है शामिल होने को, भारत नाटो में शामिल नहीं होना चाहता है। अब सवाल उठता है कि भारत अगर नाटो में शामिल हो जाता है तो उसको नाटो का सुरक्षा कवच मिलता है, लेकिन भारत ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्या कारण थे? कारण को डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहला कारण देखेंगे नाटो में, तो सबसे पहला कारण वही है, रूस के साथ जो दोस्ती है भारत की, रूस के साथ मित्रता। देखिए, आपको पता है कि नाटो क्या है? नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बना ही था रशिया के अगेंस्ट में, रशिया को काउंटर करने के लिए, और भारत और रूस के साथ बहुत परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। रशिया हमेशा भारत का सपोर्ट करता रहा है, महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहुत तरह से सप्लाई भी देता रहा है, और भारत का लगभग लगभग 60% व्यापार जो होते हैं हथियारों का, वो रशिया के साथ होता है। तो रशिया शुरुआत से ही भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त है वो। तो भारत नहीं चाहता कि हम नाटो में शामिल होकर रूस के साथ अपने मित्रता को खत्म कर ले, रूस के साथ अपनी दोस्ती को खत्म कर ले। सबसे पहला रीजन तो यही है। दूसरा ये है कि नाटो जो है एक सैन्य संगठन है, और भारत, आपको पता है, जब पूरा वर्ल्ड 2 गुट में बटा हुआ था, एक पूंजीवादी, एक साम्यवादी, यानी एक नाटो और एक वार्सा पैक्ट में, तो उस दौर में भी भारत ने किसी गुट में शामिल नहीं हुआ था। भारत दोनों गुट से तटस्थ रहते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को फॉलो किया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाया था कि हम किसी गुट में शामिल नहीं है, हमारा दोनों गुटों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, हम ना इस गुट में शामिल है ना इस गुट में शामिल है। तो जब उस दौर में वो भारत नहीं शामिल हुआ, तो अभी क्यों शामिल होगा? तो ये संगठन में भारत इसलिए नहीं शामिल होना चाहता, क्योंकि भारत
गुटनिरपेक्ष की नीति को फॉलो करता है। मतलब गुटनिरपेक्ष यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता भारत। तीसरा रीजन है संप्रभुता का। देखिए नाटो में शामिल होते ही नाटो के जो चार्टर है, नाटो का जो रूल एंड रेगुलेशन है वो भारत पर भी अप्लाई हो जाएगा। यानी भारत को नाटो के सिद्धांतों के तहत काम करना होगा। और ये भारत मानता है कि ये हमारे संप्रभुता का उल्लंघन है, क्योंकि संप्रभुता के तहत भारत को ये आजादी है कि भारत अपने हिसाब से कानून बनाए, अपने हिसाब से काम करे। वो किसी संगठन के नियम को, कानून को क्यों मानने के लिए बाध्य हो। तो इसलिए भारत कहता है कि इससे हमारा संप्रभुता का उल्लंघन होगा, जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मूलतः यही 3 कारण है जिस वजह से भारत नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। एक रीजन और है कि भारत चीन को भी नाराज नहीं करना चाहता है। देखिए भारत, भले ही भारत की चीन के साथ दुश्मनी है या विवाद उतने अच्छे नहीं है, संबंध उतने अच्छे नहीं है, लेकिन भारत नहीं चाहता कि नाटो में शामिल होकर हम चीन को एक हद से ज्यादा उसको नाराज कर दे, एक हद से ज्यादा परेशान कर दे। क्योंकि चीन अगर बहुत नाराज हो जाएगा तब चीन के साथ जो हमारे व्यापार है, जो सीमा विवाद है, वो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा चीन, और हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं रहेंगे, जो भारत के लिए देखा जाए तो काफी मुश्किल है, काफी नुकसानदेह वाला स्थिति है। तो एक ये भी रीजन है कि चीन के साथ भारत संबंध खराब नहीं करना चाहता। तो मूल रूप से देखा जाए तो मोटा मोटा 4 कारण है जिस वजह से भारत नाटो की सदस्यता को रिजेक्ट कर दिया, नाटो प्लस में शामिल नहीं होना चाहते। यही मुख्य कारण है। तो इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने पूरा कम्प्रहेंसिव तरीके से नाटो से रिलेटेड सभी इशू को समझा, सभी डिबेट्स एंड डिस्कशन को भी देखा, और उसमें भारत के कॉन्टेक्स्ट को भी समझा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।